लास्ट चैप्टर में हमने 1950 से 1990 तक के डेवलपमेंट को पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि उस दौरान जो पॉलिसीज़ लाई गई उससे ग्रोथ और डेवलपमेंट उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। और वही कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि आज़ादी के समय इंडिया की जो कंडीशन थी उससे अगर कंपेयर करें तो उस बीच काफ़ी डेवलपमेंट हुई, फूड सिक्योरिटी इंश्योर हुआ और इंडस्ट्रीज़ भी डाइवर्सिफाइड हुई। इस चैप्टर में हम 1991 में इंडिया में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, जिसके बाद फाइनली गवर्नमेंट को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लानी पड़ी। पहले इकोनॉमिक क्राइसिस के बैकग्राउंड को समझते हैं। कह सकते हैं कि 1980s में गवर्नमेंट इंडियन इकोनॉमी को ठीक से मैनेज नहीं कर पाई और वहीं से इस क्राइसिस का ओरिजिन हुआ। हमें पता है कि गवर्नमेंट को अलग अलग पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करने के लिए और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, और ये फंड्स आते हैं फॉर एग्जांपल टैक्सेज से और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज से, मतलब गवर्नमेंट के अंडर जो कंपनीज हैं उनसे। जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा होता है तो उसे डेफिसिट कहते हैं। गवर्नमेंट इन डेफिसिट को पूरा करने के लिए लोन लेती है, या तो बैंक से या देश के लोगों से या किसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो उस दौरान गवर्नमेंट के खर्चे तो बहुत थे लेकिन उतनी आमदनी नहीं हो रही थी। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, पॉपुलेशन, इन सब को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे डेवलपमेंट पॉलिसीज़ चला रही थी। उनको रोका भी नहीं जा सकता था क्योंकि वो भी ज़रूरी था। टैक्सेस और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज से उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था। इसके अलावा वॉर्स 1962 में पाकिस्तान से, 1965 में चाइना से, 1971 में फिर पाकिस्तान से, इन सब वॉर की वजह से डिफेंस सेक्टर में भी काफ़ी पैसा खर्च हो रहा था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हमने दूसरे कंट्रीज़ और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो करके मेंटेन किया था, वो भी कंजम्पशन पर्पज़ के लिए यूज होने लगा। ना ही गवर्नमेंट इन खर्चों को कम कर पा रही थी और ना ही एक्सपोर्ट बढ़ाने पे खास ध्यान दे रही थी। अब पहले ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के कंसेप्ट को समझते हैं। हर कंट्री की सेंट्रल बैंक, मतलब इंडिया के केस में आरबीआई, वैसे करेंसी जो ग्लोबल मार्केट में इजीली एक्सेप्टेबल है, मतलब कोई भी कंट्री उस करेंसी में ट्रेड करने के लिए तैयार हो, जैसे यूएस डॉलर, जापानीज येन, यूरो, ये सब करेंसीज अपने पास रखती है। इसका यूज किया जाता है जब हम कुछ इंपोर्ट करते हैं तो उसके पेमेंट में। और ये करेंसीज हमारे पास कैसे आती है, तो गुड्स और सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने से। अब वापस 1980s के सिचुएशन पे आते हैं। सिचुएशन को समझिए। गवर्नमेंट के खर्चे बहुत थे, इनकम कुछ हो नहीं रहा था। गवर्नमेंट ने जो बाहर से लोन ले रखा था उसका इंटरेस्ट तक पे नहीं कर पा रही थी। पेट्रोल या और भी दूसरे इंपॉर्टेंट आइटम्स जो इंडिया में अवेलेबल नहीं थे उसे इंपोर्ट भी करना था, उसके लिए भी पैसे चाहिए। एक्सपोर्ट कुछ खास था नहीं जिससे कुछ मदद मिले। नतीजा ये हुआ कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतना कम हो गया कि हम सिर्फ 2 हफ्ते तक और इम्पोर्ट कर सकते थे। ऐसे सिचुएशन में कोई भी कंट्री या इंटरनेशनल फंडर इंडिया को लोन देने के लिए भी तैयार नहीं था। अंत में इंडिया ने इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, मतलब वर्ल्ड बैंक, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को अप्रोच किया और उनसे $7 बिलियन का लोन लिया। लोन इस कंडीशन पे दिया गया कि इंडिया अपने इकोनॉमी को ओपन करेगा, मतलब प्राइवेट सेक्टर पे जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उसे हटाएगा, गवर्नमेंट के रोल को कम करेगा और इंटरनेशनल ट्रेड पे जो हाई टैरिफ और फिक्स कोटा जैसे रेस्ट्रिक्शंस हैं उसे भी हटाएगा। इंडिया इन कंडीशंस को माना और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस किया, जिसमें फोकस ये था कि इकोनॉमी में एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बनाया जाए और इंडस्ट्रीज़ के ग्रोथ में जो बैरियर्स है उसको हटाया जाए। इन पॉलिसीज़ को 2 ग्रुप में बांटा गया, स्टेबलाइजेशन मेजर्स और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। स्टेबलाइजेशन मेजर्स में शॉर्ट टर्म चेंजेस थे जिससे सिचुएशन थोड़ा स्टेबल हो जाए, जैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो कुछ गड़बड़ी थी उसको ठीक करना। कंट्रीज अपने सारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रिकॉर्ड मेंटेन करती है, उसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। दूसरी तरफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में लॉन्ग टर्म चेंजेस पे फोकस किया गया, जैसे इकोनॉमी की एफिशिएंसी को बढ़ाना, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट डेवलप करना। सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को हम 3 कैटेगरीज में पढ़ते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का सिंपल मतलब है रेस्ट्रिक्शंस को हटा देना या कम कर देना। जैसे लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि प्राइवेट सेक्टर पे काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस थी। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज़ खोलने के लिए उन्हें गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। तो लिबरलाइजेशन पॉलिसी में इन रेस्ट्रिक्शंस को हटाया गया और इकोनॉमी को सबके लिए ओपन किया गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ में क्या क्या चेंजेस किए गए उसको देखते हैं। डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। पहले अगर किसी भी एंटरप्रेन्योर को कोई फर्म खोलनी हो या बंद करनी हो, या ये डिसाइड करना हो कि कितना गुड्स प्रोड्यूस होगा, इन सब के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती थी। लेकिन अब कुछ प्रोडक्ट कैटेगरी जैसे अल्कोहल, सिगरेट, मेडिसिन, हैजर्डस केमिकल्स,
इन सब को छोड़ के बाकी सबसे ये परमिशन वाला सिस्टम हटा दिया गया। पहले बहुत ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो सिर्फ गवर्नमेंट ही ओपन कर सकती थी, प्राइवेट सेक्टर नहीं। अब सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन और रेलवे ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इन 3 से रिलेटेड इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट के लिए रिजर्व रखा गया। बाकी में प्राइवेट सेक्टर भी आ सकती है। पहले कुछ ऐसे गुड्स थे जो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व थे, मतलब सिर्फ वही उसे बना सकते हैं। इसे भी रिफॉर्म के बाद हटा दिया गया। गुड्स का प्राइस कितना होगा ये फिक्स करने पे भी गवर्नमेंट का ही कंट्रोल था, लेकिन अब अधिकतर इंडस्ट्रीज को मार्केट के अकॉर्डिंग प्राइस फिक्स करने की परमिशन दे दी गई। अब क्योंकि बहुत सारी कंपनीज होगी और सबके बीच कंपटीशन होगा तो प्राइस ऑटोमेटिकली सही रहेगा। नेक्स्ट, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म हुआ। फाइनेंशियल सेक्टर में आते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंज। तो इंडिया में इन सबको आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। जैसे बैंक अपने पास कितना पैसा रख सकता है, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, या किस सेक्टर को बैंक कितना लोन दे सकता है। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म का मेन फोकस ये था कि आरबीआई को रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बनाना, मतलब फाइनेंशियल सेक्टर को बिना आरबीआई से कंसल्ट करे खुद से भी कुछ डिसीजन लेने दिया जाएगा। जब तक बैंक अकाउंट होल्डर और नेशन के इंटरेस्ट में काम कर रहा है तब तक आरबीआई बिना मतलब इंटरवीन नहीं करेगा। रिफॉर्म के कारण काफ़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एस्टेब्लिश किए गए, जो कि पहले काफ़ी मुश्किल था। प्राइवेट बैंक्स के खुलने से गवर्नमेंट बैंक्स भी अच्छे से काम करने लगे, क्योंकि उनके लिए भी कंपटीशन बढ़ गया। कुछ कंडीशन फुलफिल करने पे बैंकों को बिना आरबीआई से पूछे नए ब्रांच खोलने की भी परमिशन दी गई। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब इंडिया के बाहर की कंपनीज, इनको इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करना अलाउ कर दिया गया। इससे फ़ायदा ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इंडियन इकोनॉमी में आया और बैंक्स या कंपनीज के लिए कैपिटल रेज करना यानी लोन लेना आसान हो गया। टैक्सेस में भी रिफॉर्म किए गए। टैक्सेस 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस वो जो हम गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे करते हैं, जैसे इनकम टैक्स जो हमारी इनकम पे हम टैक्स देते हैं, या कॉरपोरेशन टैक्स जो कंपनीज अपने प्रॉफिट पे टैक्स देती है। 1991 से इन टैक्सेस के रेट को भी कम किया गया, क्योंकि ऐसा माना गया कि ज़्यादा इनकम टैक्स होने के कारण ही लोग टैक्स की चोरी करते हैं, और अगर टैक्स रेट मॉडरेट होगा तो लोग टैक्स भरेंगे और गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ेगी। दूसरा टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो किसी गुड्स या सर्विसेज पे लगाया जाता है। ये हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम कोई गुड्स या सर्विसेज खरीदते हैं तब हम ये टैक्स पे करते हैं, और गवर्नमेंट उस गुड्स या सर्विसेज सेल करने वाले से टैक्स कलेक्ट करती है। इसके भी रेट को कम किया गया और प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया गया। जैसे 2016 में गवर्नमेंट जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लेके आई, जो अलग अलग टैक्स को हटाकर 1 नेशन 1 टैक्स एंड 1 मार्केट पे बेस्ड था। फॉरेन एक्सचेंज में भी रिफॉर्म किया गया। हमने देखा था कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सही नहीं था, मतलब इंपोर्ट तो बहुत था लेकिन एक्सपोर्ट नहीं था, जिसके कारण फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बहुत कम हो गया था। तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इंडियन रुपी को डिवैल्यू किया गया, मतलब वैल्यू कम किया गया। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज 70 इंडियन रुपीज़ 1 US डॉलर के बराबर है, तो अगर किसी दूसरे कंट्री को हमारा 70 रुपीज़ का सामान चाहिए तो उसे $1 पे करना पड़ेगा। और अगर हमारे करेंसी की वैल्यू कम हो जाए, मतलब 1 US डॉलर बराबर 70 से 80 कर दिया जाए, तो सेम 70 रुपीज़ के प्रोडक्ट के लिए उन्हें $1 से कम पे करना होगा। और जब उन्हें ट्रेड सस्ता लगेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेंगे, जिससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इसीलिए एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए करेंसी को डीवैल्यू किया गया। पहले ये एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट फिक्स करती थी, लेकिन रिफॉर्म के बाद ये मार्केट के अकॉर्डिंग यानी डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग डिसाइड होने लगा। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में भी रिफॉर्म किया गया। जैसे पहले इंपोर्ट्स पे काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस थे, जैसे टैक्स बहुत हाई था, क्वांटिटी फिक्स था कि इससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। इन सब को धीरे धीरे हटाया गया ताकि इंडिया की लोकल इंडस्ट्रीज़ का कंपटीशन बढ़े और वो अपनी इफ़िशियंसी पे ध्यान दें और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। हैज़ार्डस एंड इन्वायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज़, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम, इनको छोड़ के बाकी सबसे इंपोर्ट लाइसेंसिंग का सिस्टम हटा दिया गया। एक्सपोर्ट पे जो टैक्स लगता था उसे भी हटाया गया ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले और इंडियन प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में भी कम्पीट करें। नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन। इसका सिंपल मतलब है गवर्नमेंट कंपनीज को प्राइवेट कंपनी में बदल देना। ऐसा गवर्नमेंट ने 2 तरीके से किया। पहला कि गवर्नमेंट पूरी कंपनी ही बेच दे, और दूसरा ओनरशिप ट्रांसफ़र करके। किसी कंपनी में 50% से ज़्यादा जिसका स्टेक होता है वो ओनर होता है। मतलब अगर किसी कंपनी में 70% स्टेक गवर्नमेंट का है
और गवर्नमेंट 30% स्टेक बेच दे तो गवर्नमेंट के पास बचे 40% और 60% प्राइवेट के, तो ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई और वो कंपनी प्राइवेट हो गई। जब गवर्नमेंट अपने स्टेक को बेच के कम करती है तो उसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। अगर गवर्नमेंट ने 5% स्टेक बेच दिया तो कहेंगे डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ 5%। प्राइवेटाइजेशन का पर्पस ये था कि कंपनीज मॉडर्नाइज हो सके और इफ़िशिएंट तरीके से काम करें। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि एक कंट्री की इकोनॉमी या कल्चर का पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी या कल्चर से जुड़ जाना। फॉर एग्जांपल, आज हर कंट्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है तो सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। मतलब दूर किसी कंट्री में क्या चल रहा है उसका इफेक्ट हमारी कंट्री पे भी पड़ता है। अमेरिका में कौन इलेक्शन जीतेगा इसका इंडिया की पॉलिटिक्स पे भी असर होता है। तो ग्लोबलाइजेशन बाउंड्रीज को खत्म करता है और एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड बनाता है। ग्लोबलाइजेशन का ही एक इम्पॉर्टेंट आउटकम है आउटसोर्सिंग। इसमें कंपनीज अपने रेगुलर सर्विस के लिए दूसरे कंट्रीज के लोगों को हायर करती हैं। इसी को आउटसोर्सिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यूएस की कोई कंपनी है, उसे अपने कस्टमर के लिए कॉल सेंटर खोलना है तो वो इंडिया में खोलेगी क्योंकि यहाँ उसे अपनी कंट्री के कंपैरिजन में कॉस्ट कम पड़ेगा। इससे इंडिया को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और उनका काम सस्ते में हो जाएगा। ऐसे और भी काम हो सकते हैं जैसे बैंकिंग सर्विसेज, म्यूजिक रिकॉर्डिंग, वीडियो एडिटिंग। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से आज आउटसोर्सिंग और भी आसान हो गया है। इंडिया की भी बहुत ऐसी कंपनीज है जो अलग अलग देशों में मौजूद है। फॉर एग्जांपल, टाटा स्टील 26 देशों में ऑपरेट कर रही है और 50 देशों में सेल करती है और वर्ल्ड की टॉप 10 स्टील कंपनीज में से एक है। इन ग्लोबल ट्रेड में रूल्स एंड रेगुलेशंस को एडमिनिस्टर करता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ GATT, जिसको 1948 में बनाया गया था, उसको रिप्लेस करके 1995 में WTO को बनाया गया। इसका काम है इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना, अपने मेंबर कंट्रीज़ को इंटरनेशनल मार्केट का एक्सेस देना, वर्ल्ड के रिसोर्सेज का सही से यूज़ हो ये इंश्योर करना और ऐसे ट्रेडिंग रूल्स बनाना ताकि कोई मनमाने तरीके से काम ना कर सके। इंडिया भी WTO का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है और ग्लोबल रूल्स बनाने में और डेवलपिंग कंट्रीज़ के इंटरेस्ट को प्रमोट करने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि इंडिया WTO का मेंबर है, इसका कोई खास यूज नहीं है क्योंकि ज़्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच होता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे इंडिया, इनको फोर्स किया गया कि वो अपने मार्केट को थोड़ा ओपन करें और डेवलप्ड कंट्रीज़ को मार्केट का एक्सेस दें, लेकिन रिटर्न में उनको डेवलप्ड कंट्रीज़ के मार्केट का एक्सेस नहीं दिया गया। 12th के साथ ही नीट का पेपर निकालना है, ये कैसे मुमकिन? ये सारे रिफॉर्म 1991 में लाए गए थे। तो अब देखते हैं कि इन 3 डेकेड में इन रिफॉर्म्स का क्या आउटकम रहा है। इस टेबल को देखिए, इसमें GDP ग्रोथ परसेंटेज दिया गया है। रिफॉर्म के बाद पहले 2 डेकेड में ओवरऑल GDP बहुत तेजी से ग्रो हुआ। 1980 से 1991 के बीच 5.6% ग्रोथ रेट था, जो 2007 से 12 के बीच 8.2% हो गया। लेकिन इसी पीरियड में अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को देखें तो ग्रोथ रेट कम हुआ है। 2012-13 में सिर्फ 1.5% का ग्रोथ रेट और 14-15 में तो ग्रोथ रेट निगेटिव में चला गया। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी ग्रोथ रेट ऊपर नीचे होते रहा है, लेकिन सर्विस सेक्टर में कंटिन्यूअस ग्रोथ रेट देखने को मिला है। मतलब ओवरऑल GDP ग्रोथ में सर्विस सेक्टर का बड़ा योगदान रहा है। इसके अलावा इकोनॉमी ओपन होने से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ। 91 में $100 मिलियन से बढ़कर 17-18 में $30 बिलियन हो गया और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $6 बिलियन से बढ़कर 2018-19 में $413 बिलियन हो गया। अभी की बात करें तो ये $600 बिलियन के आसपास है। 1991 से इंडिया को ऑटो पार्ट, IT सॉफ्टवेयर, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल गुड्स, इन सब का सक्सेसफुल एक्सपोर्टर के रूप में देखा जाने लगा। दूसरी तरफ रिफॉर्म को काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया कि ये एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड बेसिक प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करता है। स्कॉलर्स कहते हैं कि भले ही GDP ग्रोथ रेट रिफॉर्म पीरियड में काफ़ी इंक्रीज हुआ, लेकिन उस ग्रोथ से कंट्री में सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुआ। एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म का उतना बेनिफिट नहीं हुआ। इसमें हम देख सकते हैं कि ग्रोथ रेट लगातार कम हो रहा था। उसका कारण था कि इरिगेशन, पावर सप्लाई, रोड्स, मार्केट से लिंकेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सब पे ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया गया। इसके अलावा फर्टिलाइजर सब्सिडीज हटने से फार्मर्स के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, जिससे जो स्मॉल फार्मर्स थे वो काफ़ी इफेक्ट हुए। इंपोर्ट पे भी रेस्ट्रिक्शंस हटा दिया गया, जिससे इंडियन फार्मर्स के लिए इंटरनेशनल कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया।
एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज़ के कारण फार्मर्स इंडियन मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड है उसको छोड़कर वैसी चीज़ प्रोड्यूस करने लगे जिसकी एक्सपोर्ट में डिमांड है। मतलब फूड ग्रेन्स की जगह कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करने लगे ताकि प्रॉफिट ज़्यादा हो, लेकिन इससे फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी कम होने लगी और प्राइस राइज होने लगा। इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस हटने से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ का भी कंपटीशन बहुत बढ़ गया। इंपोर्टेड गुड्स काफ़ी सस्ते थे जिसके कारण डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो गई, जिससे इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ पे नेगेटिव इम्पैक्ट। डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे इंडिया ने इन इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस हटा दिया, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे यूएसए, इंडिया, चाइना जैसी कंट्रीज़ से इंपोर्ट पे कोटा रेस्ट्रिक्शंस को नहीं हटाया। मतलब वो तो यहाँ आके अपना प्रोडक्ट बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के सेल कर सकते हैं, लेकिन हम वहाँ कितना सेल करेंगे वो क्वांटिटी फिक्स है। हर साल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट फिक्स करती है। मतलब पब्लिक सेक्टर का कितना पार्ट प्राइवेट सेक्टर को बेचा जाएगा ये फिक्स करती है। जैसे 2017-18 में 1 लाख करोड़ के एसेट का टारगेट था और गवर्नमेंट ने 1,57 करोड़ के एसेट को सेल किया। क्रिटिक्स का कहना है कि यहाँ प्रॉब्लम ये है कि पैसों की कमी के वजह से गवर्नमेंट कम प्राइस पे ही एसेट्स को सेल कर देती है, जिससे गवर्नमेंट को काफ़ी नुकसान हुआ है। डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा आता भी है तो गवर्नमेंट उसे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के डेवलपमेंट के बजाय अपने किसी और स्कीम या पॉलिसी में यूज कर लेती है। रिफॉर्म पीरियड में टैक्स को कम किया गया था ताकि लोग टैक्स की चोरी ना करें और गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। टैरिफ हटा दिया गया तो उधर से जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू आता था वो भी बंद हो गया। गवर्नमेंट फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी टैक्स में छूट दे रही थी ताकि वो इंडियन इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करे। तो कुल मिला के गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू कम हुआ, जिससे गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर पे जो खर्च कर रही थी वो भी कम हो गया।